हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके ABFM का जो मॉड्यूल बी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिस मॉड्यूल का नाम है एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका यूनिट 7 है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़, ये करने वाले हैं। इसका ये सेकेंड पार्ट हम करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप जाके पहले इसी का जो फर्स्ट पार्ट था यूनिट 7 का वो देखिए, ताकि जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। एज़ हमने ये मॉड्यूल स्टार्ट किया है क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूल ए, हम वो भी जल्दी ही कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पहले तो हमने देखा कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस लाना पड़ता है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज़ लानी पड़ती है, कहाँ से आप कैपिटल लाओगे आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके अलग अलग टाइप्स हमने देखे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इक्विटी कैपिटल क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इक्विटी कैपिटल्स को लॉन्ग टर्म के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है, इंटरनल एक्चुअल्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। फिर प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की है। तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वहाँ से चालू कीजिए एंड फिर आप ये पार्ट देखिए। इस लेक्चर में हम ये जो यूनिट है आपका 7 वो कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्म लोन्स क्या होता है, फिर डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, FDI क्या होता है, जो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज़ होती है उसे कैसे यूज़ करते हैं बिजनेस के फाइनेंस लाने में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। टर्म लोन्स, दिस इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस बाय विच company can obtain terms loans from banks or financial institutions. While banks also giving working capital finance, the financial institutions are also allowed to give such loans which are repayable over the years as per terms and conditions of sanction. तो देखिए, जब आप कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम पे वो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस लगता है, जो बड़ा कैपिटल लगता है, ठीक है, तो सभी जो पैसा है जो बिज़नेस के लिए लगेगा वो छोटे छोटे अलग अलग, जो कि इसके पहले हमने देखे थे, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस कैपिटल हो, उससे वो हमेशा अरेंज नहीं कर पाते जो ब्रिज फाइनेंस है। तो जो बिग अमाउंट लगता है बिज़नेस के लिए उसको वो बैंक से लोन लेके ही पूरा करता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये अमाउंट जो रहता है वो रीपेएबल रहता है एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि आपने हाउसिंग लोन लिया तो वो भी एक तरीके का टर्म लोन है, ठीक है। आपने किसी चीज़ के लिए लोन लिया जो कि लॉन्ग टर्म में है, ओके, उसके भी आगे टाइप से हम देखेंगे। द इक्विटी फॉर्म्स आर आइदर अ परमानेंट सोर्स वेयर रीपेमेंट इज नॉट देयर और अ वेरी लॉन्ग पीरियड लाइक 20 years इज अवेलेबल फॉर रीपेमेंट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कैपिटल। तो टर्म लोन जो कि इक्विटी फॉर्म्स में रहते हैं उसका पीरियड मैक्सिमम 20 years तक का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता, ओके। एंड टर्म लोन्स कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म स्ट्रेचिंग अबाउट 10 years, ठीक है। लेकिन जो टर्म लोन्स है वो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म्स के लिए रहते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल तक उसे खींचा जा सकता है। और जो इक्विटी फॉर्म्स के हैं, आइदर परमानेंट उसका सोर्स है रीपेमेंट का या उसका टेम्पररी है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या कैपिटल हो, उसको 20 years से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। और नॉर्मल टर्म लोन 10 years तक का ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में टर्म लोन्स और भी ज़्यादा ईयर्स तक लिया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है हाउसिंग लोन हम ऑलमोस्ट 30 years तक भी लेते हैं, ठीक है। तो टर्म लोन may not be as costly as a source of finance as taking working capital finance because rates are determined based on medium to long term prospects of the project, okay। तो प्रोजेक्ट का कितना स्पैन है, ठीक है, प्रोजेक्ट कितने लॉन्ग टर्म तक चलेगा और उसका कितना एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको लोन मिलता है। जनरली टर्म लोन्स आर रिसोर्टेड टू फाइनेंस सेटिंग अप और एक्सपांशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो जब आप बिज़नेस चालू कर रहे हो उसके लिए जो बेसिक फाइनेंस की ज़रूरत होती है उसके लिए टर्म लोन लिया जाता है। या कोई कोई केस में बिज़नेस ऑलरेडी चालू किया और आपको प्रोजेक्ट एक्सपांड करना है, ठीक है, आपको बिज़नेस बढ़ाना है, तो वो केस में के लिए भी आप टर्म लोन ले सकते हो, ओके। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म लोन क्या होता है। अभी देखते हैं क्या क्या फीचर्स है टर्म लोन के, ओके। ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स।
पीरियड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइम के लिए टर्म लोन लिया जा सकता है। ऑल लोन्स एक्सेप्ट डिमांड लोन्स आर लोन्स एंड आर जनरली ग्रांटेड फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो डिमांड लोन्स को छोड़ के बाकी सभी लोन्स टर्म लोन के अंडर आते हैं, ओके। शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिपेड विद इन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म आर फ्रॉम 5 to 10 years एंड मीडियम टर्म आर फॉर 1 to 5 years। मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है स्टूडेंट्स कि शॉर्ट टर्म लोन्स का ड्यूरेशन क्या होता है, इट इज़ स्टिल 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन्स का ड्यूरेशन क्या होता है, 5 to 10 years एंड मीडियम टर्म लोन्स का ड्यूरेशन क्या रहता है, 1 to 5 years। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। दिस इज़ द पीरियड विद इन विच लोन्स आर फुल्ली रिपेड, ओके। तो यही पीरियड रहता है, इसमें ये टाइप के लोन रिपे किए जा सकते हैं। लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउसिंग आर जनरली लॉन्ग टर्म रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 years। अभी मैंने बोला आपको कि जो हाउसिंग लोन है वो 5 से लेकर 30 years तक आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, ओके। क्योंकि उसकी जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होती है कई केसेस में, और जो हाउसिंग लोन लिया जाता है जनरली वो बहुत सारे लोग अपने जॉब के जो आपका रेगुलर सैलरी आता है उसके बेसिस पे लेते हैं। तो उससे अगर आप ज़्यादा ईयर्स के लिए लेते हो तो उतना आपका EMI भी कम हो जाएगा और ज़्यादा ईयर्स तक आप एक बैलेंस वे में पेमेंट कर सकते हो, रीपेमेंट लोन का कर सकते हो। पर्पस, टर्म लोन्स आर ग्रांटेड टू एक्वायर द असेट्स लाइक लैंड्स, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीनरी, टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री और सेटअप अ प्रोजेक्ट विच आर टेंजिबल एंड हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ। तो बेसिकली जो असेट्स खरीदने के लिए लोन लिया जाता है टर्म लोन, जैसे कि लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, ठीक है, जैसे कि ये टेंजिबल और यूजफुल इसका लाइफ हो, ठीक है। फॉर द रीजंस सच एज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, स्लो स्टार्ट टू कैश जनरेशन साइकिल एंड लॉन्गर लाइफ और लॉन्गर पीरियड इज ग्रांटेड फॉर रीपेमेंट। इफ अ प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी रनिंग एंड लोन इज टेकन फॉर कैपेसिटी टू बिल्ट अप, द शॉर्टर पीरियड अप टू 5 years विल सफिस एज कैश फ्लोज आर ऑलरेडी देयर। मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है, ओके, बिजनेस ऑलरेडी चालू हो चुका है और आपको वो बिज़नेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए लोन चाहिए। तो वो केस में क्या है, ऑलरेडी आपका बिजनेस रनिंग में है तो सफिशिएंट कैश कंपनी के पास होगा रीपे करने के लिए लोन। तो वो केस में 5 साल तक के पीरियड तक का लोन दिया जाता है क्योंकि वो सफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस चालू है, प्रोजेक्ट चालू है, तो कैश फ्लो है ही। शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स आर प्रिफर्ड फॉर अदर टेंजिबल एसेट्स सच एज कंप्यूटर, पेरिफेरल, फर्नीचर, रिनोवेशन, ठीक है। तो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन मतलब 1 से लेकर 5 साल तक का जो पीरियड के लोन है, जो छोटे छोटे लोन हैं, जैसे कि आप व्हीकल लोन लो, फर्नीचर लोन लो, कंप्यूटर लोन लो, ठीक है, रिनोवेशन के लिए लो। लोन्स आर ऑल्सो ग्रांटेड फॉर हाउसिंग एंड सॉफ्ट फर्निशिंग, ओके। तो ये था पर्पस कि ये क्यों लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसे दिया जाता है। टर्म लोन्स कैरी अ फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। द रेट टू बी चार्ज इज नेगोशिएटेड एंड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज पीरियड, रिस्क, रेटिंग ऑफ द बोरोअर और क्रेडिट वर्दीनेस एज वेल एज पर्पस, ठीक है। जो इंटरेस्ट इज पे करते हैं हम, मतलब जो EMI रहता है, बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट इज पेबल आइदर मंथली और क्वार्टरली, समटाइम्स इट इज एम्बेडेड विथ इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जब आप लोन लेते हो टर्म लोन का तो उसका जो रीपेमेंट है वो EMI में होता है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयरली हो, ठीक है। और जब वो EMI आप देते हो उसमें इंटरेस्ट के भी अमाउंट रहती है और प्रिंसिपल की भी रहती है। जनरली क्या होता है, इन केस ऑफ मोरेटोरियम, मतलब आपको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है क्योंकि क्या होता है, जब आपको लोन सैंक्शन किया और स्टार्टिंग में इमीडिएटली आपके पास पैसा नहीं है उसका रीपेमेंट करने के लिए, तो एक कुछ पीरियड दिया जाता है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि आप वो रीपे करने के लिए, जैसे कि 6 months या 1 year, तो इतना टाइम या 18 months, 1.5 साल तक, जैसे कि आप ये लोन भरने से पहले इतना टाइम आपको एक मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा जहाँ पे आपको कोई भी EMI भरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक पहले ही अपना डिसबर्समेंट कर लेगा जो भी आपने पैसे के लिए लोन लिया है, जितने भी पैसे का, लेकिन उसका EMI जो है, उसका रीपेमेंट है वो इतना टाइम के बाद स्टार्ट होगा, चाहे कितने भी मंथ्स हो। तो वही पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। और मोरेटोरियम पीरियड कौन सी चीज़ों पे बेस्ड रहता है? इन केस ऑफ मोरेटोरियम इज ग्रांटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज पर शेड्यूल, वेदर द इंटरेस्ट इज पेड सेपरेटली और इज एम्बेडेड इन EMI, इंटरेस्ट कीप्स रिड्यूसिंग डिपेंडिंग ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू। तो जनरली क्या रहता है कि जब आपको मोरेटोरियम दिया जाता है तो जो इंटरेस्ट है उसका वो आपको अलग से भरना पड़ता है
और जैसे जैसे आप पेमेंट करते हो तो पहले इंटरेस्ट कट होता है, इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा रहती है और प्रिंसिपल की अमाउंट कम रहती है, और जैसे जैसे आपका लोन का रीपेमेंट का पीरियड आगे बढ़ेगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट कम कम होता जाएगा और प्रिंसिपल का अमाउंट जो कि आपका ईएमआई है उससे इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम लोन्स में ये ऐसे ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रीपेमेंट क्या होता है। लोन्स आर जनरली रीपेड ओवर अ ग्रांटेड पीरियड एंड जनरली इन इंस्टॉलमेंट्स विच आर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो जो लोन हम लेते हैं उसका रीपेमेंट अलग अलग शेड्यूल्स में होता है। मैंने अभी आपको बोला, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। इन सम स्पेसिफिक बट टाइम बाउंड एक्विजिशन ऑफ असेट्स देयर इज रिकवरी बाय बुलेट पेमेंट इन वन शॉट। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ईएमआई जो रहता है ना, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, ऐसे फॉर्म में देना ही देना पड़ता है। वन शॉट पेमेंट रहता है कि इस टाइम पे आपको पूरा लोन का अमाउंट रीपे करना है, वन शॉट पेमेंट होता है। मोरेटोरियम इज ग्रांटेड फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट्स वेयर प्रोजेक्ट्स आर लार्ज एंड कैश जनरेशंस आर लाइकली टू टेक टाइम। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए टाइम लगेगा और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे वो मोरेटोरियम पीरियड आपको देते हैं रीपेमेंट करते से पहले। मोरेटोरियम इज ग्रांटेड, ओके ये हो गया। इन केसेस लाइक ईएमआई, फाइनेंशियल बर्डन इज इवनली स्प्रेड आउट दो द इंटरेस्ट कंपोनेंट ग्रेजुअली गोज डाउन फ्रॉम एवरी इंस्टॉलमेंट। द accrued interest is carved out first and only the remaining amount is apportioned towards principal। EMI के केस में क्या होता है, देखिए EMI का मतलब ही क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब आपका जो कट हो रहा है अमाउंट वो सेम रहेगा थ्रू आउट। तो उसके केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसी में से एक पर्टिकुलर रेशो में कट होता है। तो एवरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को पहले कट किया जाता है और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल कट करते हैं, उसके ऊपर प्रिंसिपल का जो आपका रेट चार्ज है उस पर लगाते हैं, मतलब उसमें से प्रिंसिपल कट करते हैं। मैंने अभी आपको यही बोला कि पहले पेमेंट इंटरेस्ट का ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल कम होगा, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट की वैल्यू कम होती जाएगी और प्रिंसिपल की बढ़ती जाएगी। ये हुआ रीपेमेंट रहता है। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी क्या होती है, देखिए अगर आप एक तो रीपेमेंट जो है वो आप एक तो इंडियन करेंसी में करोगे या फॉरेन करेंसी में करोगे। तो इन मेनी लार्ज प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट कंपोनेंट्स ऑफ असेट्स इज क्वाइट लार्ज वेयर लोन्स आर ग्रांटेड इन फॉरेन करेंसी टू फैसिलिटेट प्रॉपर रिक्वायरमेंट सिंस द कोटेशंस आर इन फॉरेन करेंसी। कभी कभी क्या रहता है, जो इंपोर्ट कंपोनेंट रहता है असेट्स का, वो केस में फॉरेन करेंसी में लोन ग्रांट किए जाते हैं, तो उसका ऑब्वियसली पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में ही होगा। ओके, बाकी जो इंडियन करेंसी में पेमेंट लिया है, लोन लिया है, उसका इंडियन करेंसी में होगा। बस इतना ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। Uncertainty over a period obviously enhances risk perception. So, also insecurity in mind of a lender. Even otherwise, no lender can or will lend without securing the term loan by creating charge over the primary assets. That is the assets purchased through term loan. देखिए दो टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं, एक तो होती है प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। देखिए प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, जिस चीज़ पे आपने लोन लिया है, जिस चीज़ के लिए, जैसे कि सपोज हमने हाउसिंग लोन लिया तो हमने वो घर खरीदने के लिए लोन लिया, तो सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक उसी घर के पेपर्स अपने पास रखेगी एज अ सिक्योरिटी। उसी को कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी या प्राइमरी एसेट्स। लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन थ्रू जनरली कंप्राइज ऑफ पर्सनल एसेट्स ऑफ प्रमोटर स्पेशली टू कीप प्रमोटर्स हाईली कमिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कंपनी ऑलरेडी चालू है या ऑलरेडी आपका बिजनेस चालू है और आपको एक्स्ट्रा लोन चाहिए, तो वो केस में जो कस्टमर है या कंपनी है जिसे पैसे चाहिए, तो वो बैंक के पास अपनी खुद क्रिएट की हुई कोई असेट के पेपर्स रख देगा। कुछ ऐसी असेट वो बैंक के पास रखेगा गिरवी, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी। तो उसमें उसको लोन दिया जाएगा, वो कंपनी को या वो पर्सन को, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब जो चीज़ के लिए लोन लिया है वो एज अ सेकेंड असेट या सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं रखेंगे, अपना खुद का ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ असेट वहाँ बैंक के पास रखना, उसको कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अभी आपको समझ गया होगा कि ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या है स्टूडेंट्स। टेंजिबल सिक्योरिटीज़ आर ऑलवेज प्रीफर्ड
A proper and independent valuation is carried out by lender. Titles to the mortgage assets and liquidity or sellability are also examined. तो जो assets आप बैंक के पास एज अ मॉर्गेज रख रहे हो, एज अ सिक्योरिटी की फॉर्म में रख रहे हो, उसके टाइटल्स भी बैंक चेक करते हैं, उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं कि आप जितना लोन ले रहे हो उतना क्या वो असेट का वैल्यू है कि कल अगर आप लोन रीपे ना कर पाओ, ठीक है, तो वो केस में बैंक वो असेट बेच के अपने पैसे अपना लोन रिकवर कर लेगा। तो क्या उसका वैल्यू इतना बनता है, क्या उसके टाइटल्स क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लोन। In case of purchase of existing assets, lender carries out an independent valuation and after providing a margin to cover value fluctuation, borrower's margin or contribution. तो जो अमाउंट ऑफ लोन है वो कौन डिसाइड करता है? बैंक डिसाइड करता है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी 10 लाख तक की ही है तो आपको उतना ही लोन मिलेगा। तो वो कौन डिसाइड करता है? लेंडर, मतलब बैंक, कि जो बोरोअर का मार्जिन क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, उसका अर्निंग क्या है, ठीक है। इन केसेस वेयर टर्म लोन इज क्रिएशन of fixed assets by borrower, loan amount is arrived by debt equity ratio as decided by lender. मैंने आपको अभी वही बोला कि जब फिक्स असेट्स के लिए बोरोअर लोन लेता है एक फिक्स टेन्योर के लिए, तो जो लोन अमाउंट है वो बैंक कौन से चीज़ पर डिसाइड करता है? डेट इक्विटी रेशो। मैंने अभी आपको बोला ना डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, हमने पहले भी देखा था। देखिए हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स, डेट इक्विटी रेशो क्या होता है। देखिए जो प्रमोटर का या बिजनेस जो कंपनी चला रहे हैं उनके ओनर्स का कंट्रीब्यूशन और उन्होंने कितना अमाउंट बोरो करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, उनके बीच का जो रेशो है इसी को कहते हैं डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। तो अगर आप हाउसिंग लोन के केस में देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर मतलब जो इंसान लोन ले रहा है, जो पर्सन, वो खुद का कितना कंट्रीब्यूशन देगा घर लेने में और वो कितना पैसा बोरो करेगा, उनका बेसिकली जो रेशो होता है ना, इसी को कहते हैं डेट इक्विटी रेशो। आगे देखते हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ लोन है ये किस चीज़ पर डिपेंड होता है स्टूडेंट? डेट इक्विटी रेशो। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा गया कि इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑन विच फैक्टर अमाउंट ऑफ लोन इज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन डेट इक्विटी रेशो बाय लेंडर। नेक्स्ट है अप्रेजल। द अप्रेजल प्रोसेस ऑफ टर्म लोन बाय लेंडर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो अप्रेजल बेसिकली क्या रहता है कि एग्जामाइन करते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द बोरोअर एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि वो जो लोन हम उससे दे रहे हैं क्या वो उसे रीपे कर सकता है, वो उसे कितने टाइम में रीपे कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसी को कहते हैं अप्रेजल। इसका इवैल्यूएशन कौन करता है? बैंक, जो कि लेंडर है। WCTL का फुल फॉर्म है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। बेसिकली ये क्राइसिस जो हुआ था अभी कोरोना का, उसके टाइम पे इसका ज़्यादा यूज़ हुआ था। देखिए क्या होता है, इसमें समझते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री व्हेन वर्किंग कैपिटल लोन गिवन बाय बैंक इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली सर्विस्ड बाय बोरोअर ड्यू टू द टेम्पररी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। मतलब कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी पर्सन ने अगर लोन लिया है और वो उसके रेगुलर EMI जो है भर रहा है, रेगुलर उसके इंस्टॉलमेंट भर रहा है, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से, कुछ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के वजह से टेम्पररीली वो उसका EMI नहीं भर पाता, तो वो केस में क्या होता है, उसका लोन इर्रेगुलर हो जाता है। तो वो केस में वो इर्रेगुलर लोन को रेगुलर करने के लिए जो छोटा टेम्पररी लोन दिया जाता है, वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को, जो कि बोरोअर के जेन्युइन लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो बैंक लोन देता है उसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। तो ये कॉन्सेप्ट समझे स्टूडेंट्स है क्या? ओके, कि शॉर्ट टर्म टेम्पररी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट जो है, टेम्पररी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो बोरोअर पैसे नहीं भर पाता वर्किंग कैपिटल लोन के, ठीक है। तो जब ये लोन दिया जाता है तो होता क्या है कि जो बोरोअर है वो उसका पेमेंट कर देता है और बाद में जो ये WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, इसका भी एक कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोअर को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ अ लोन इनटू इक्विटी इज जनरली नॉट अ प्लान्ड एक्शन एक्सेप्ट व्हेन बैंक्स
और बोरोअर्स एग्री अपॉन टू कन्फ्रंट लोन इनटू इक्विटी एट अ लेटर स्टेज। देखिए जनरली ये केस होता नहीं है, बहुत कम केस में होता है कि जब लोन लेते वक्त बैंक और जो लेंडर और जो बोरोअर है उनके बीच में पहले से डिसीजन होता है, पहले से उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर आप ये लोन नहीं भर पाते तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में, ठीक है। इन सच अ केस एट द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड टर्म द लोन इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ऑफ द बोरोअर। द वैल्यूएशन ऑफ द मैकेनिज्म इज प्री एग्रीड। समटाइम्स इट इज़ ऑप्टिमल फॉर द लेंडर टू कन्वर्ट, ठीक है। कभी कभी ये लेंडर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, कभी कभी ये बोरोअर के लिए फ़ायदेमंद होता है। मेनी टाइम्स द लोन quality deteriorates and the borrower expresses inability to pay the interest or installment of a repayment. In such a scenario, left with no better option, loan is restructured and as a part of a scheme, conversion of full or a part of outstanding is done into equity of the borrower at an agreed price. मतलब क्या, मैंने आपको वही बोला अभी कि कभी कभी लोन की क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है और जो बोरोअर है वो इंटरेस्ट नहीं भर पाता, वो इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई रीपेमेंट नहीं कर पाता, तो वो केस में जो बोरोअर है जो लेंडर है उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है वो लोन को रिस्ट्रक्चर करने के सिवाय, क्योंकि फिर उसको वो तो पैसे मिलेंगे नहीं वापस, तो वो फिर लॉस में चला जाएगा, राइट। मार्केटेबिलिटी ऑफ सच शेयर इज जनरली पुअर एंड दीज गिव नो रिटर्न टू लेंडर एक्सेप्ट अ सीट ऑन द बोर्ड विच हेल्प्स बैंक फॉर टू बेटर मॉनिटर अ रनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड अ बिजनेस ऑफ अ बोरोअर। नेक्स्ट है मोरेटोरियम। अभी हमने देखा मोरेटोरियम क्या होता है, ठीक है। लेंडर्स गिव्स टाइम टू स्टार्ट द रीपेमेंट, दिस ग्रेस पीरियड इज कॉल्ड एज मोरेटोरियम। मोरेटोरियम इज जनरली फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज एंड व्हेन ड्यू। तो जो मोरेटोरियम पीरियड है वो जो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भरोगे वो भरने के पहले आपको एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और अगर आप मोरेटोरियम पीरियड लेते हो तो उसका भी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बाद में भरना पड़ेगा, और ये म्यूचुअली एग्री कंसेंट में होता है। अगर सपोज कोई पर्सन है, बोरोअर है, जिसको मोरेटोरियम पीरियड नहीं चाहिए, इफ़ ही इज़ रेडी टू पे, रेडी टू रीपे, तो वो केस में वो नहीं लेगा, ठीक है। तो वो केस में जो भी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बेसिस पे उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ओके। तो ये है कुछ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स जो कि लोन एग्रीमेंट करते वक्त लगते हैं या आपसे ये साइन करा के लिए जाते हैं। आप ये पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, फिर उसके बोर्ड का अगर कल उठ के रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इंडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सीट ऑन द बोर्ड, प्रायर कंसेप्ट फॉर मर्जर, प्रायर कंसेंट और अप्रूवल फॉर मर्जर्स, हाइविंग ऑफ, रीस्ट्रक्चरिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, इक्विटी एक्सपांशन, डाइल्यूशन, इन्वेस्टमेंट्स और क्रिएशन ऑफ सब्सिडियरीज, फ्रेश और बिग फंडिंग एक्सरसाइज। तो बेसिकली अगर कल जो ऑर्गेनाइजेशन से, जो बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हो, उसका किसी के साथ मर्जर होता है, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होता है, तो उसकी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ऐसे कई सारे थिंग्स आपके साथ पहले ही ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करवा के लिए जाते हैं। लोन एग्रीमेंट्स में ये सब इंक्लूडेड रहता है। स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन, इन्फ्यूजन एडिशनल फंड्स बाय प्रमोटर्स, ठीक है, विड्रॉल्स ऑफ लोन, कंसल्ट रिक्वायर्ड फॉर लेंडर इफ एनी लोन्स आर बीइंग रीपेड, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पे आउट, सबमिशन ऑफ क्वार्टरली डेटा, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप एक बार देख लो कि क्या क्या है इसमें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है दिमाग में रखना और इसमें से क्वेश्चन पूछना। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देखा। आगे देखते हैं कि कौन से एडवांटेजेस हैं टर्म लोन के लेने के, चाहे वो बोरोअर को हो चाहे वो लेंडर को हो। All terms and conditions listed above are not a hindrance, albeit a few of them. They are as protecting own interest by lender is a necessary evident lender's right. देखिए, लेंडर आपसे ये सभी चीज़ें पहले ही एग्रीमेंट में क्यों साइन करवा के लेता है? क्योंकि ये लेंडर का राइट है और उसका बेनिफिट भी है क्योंकि वो आपको लोन दे रहा है और एक तरीके का वो रिस्क लेगा। भले ही वो आपसे असेट ले रहा है, लेकिन जब भी उसके पास एक तरीके का ये रिस्क है कि अगर आप कल वो ना रीपे करो तो उसको वो सब प्रोसीजर करना पड़ेगा, फिर वो असेट उसको बेच के
अपना लोन रिकवर करना पड़ेगा। तो ये केस में लेंडर को अपना राइट और उसका एक तरीके का सेफ्टी भी देखना जरूरी है, फाइनेंशियल सेफ्टी। इन रियलिटी बोरोअर कंप्लीटली रिटेन्स हिज शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। भले ही लोन लेंडर देता है, जो कंट्रोल रहता है शेयर होल्डिंग पे वो बोरोअर का ही रहता है। लॉन्ग टर्म लोन इज टेकन फॉर लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर विच फ्यूचर इज जनरली मल्टीप्लाइज। ठीक है, इन गिवन बाय द लेंडर एट द टाइम योर फ्यूचर इज अनसर्टन, पोटेंशियल मेजर्स आर नॉट मेजरेबल। मतलब जब भी लेंडर को पता नहीं है कि आपका फ्यूचर कैसा है, ठीक है, आप लोन दे पाओगे कि नहीं, भले ही वो आपका वो सब असेसमेंट करता है, आप कितना कमा रहे हो, आपका अर्निंग क्या है, लेकिन फिर भी कुछ भी श्योर नहीं रहता, सब कुछ अनसर्टन है अबाउट योर फ्यूचर, फिर भी वो आपको एक रिस्क लेके लोन दे देता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अगर वो आपसे पहले ही एग्रीमेंट करवा के देता है, जो अभी हमने यहाँ पे देखी, तो वो एक तरीके का उसका सेफ्टी है, किसका, लेंडर का। ठीक है, एक तरीके का वो आपको रिस्क कैपिटल दे रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को सेफ साइड कर रहा है। रीपेमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड वर्क्स आउट एक्चुअली चीपर बिकॉज यू पे इन यूनिट्स। अभी ये क्या है, बोरोअर का फायदा है। आप लॉन्ग टर्म के लिए रीपेमेंट करोगे तो जो पैसे की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, अगर आप आज 10,000, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, आज सपोज आप 10,000 या 20,000 EMI भर रहे हो, तो आज अगर आपने 30 ईयर्स का लोन लिया और आप 30 ईयर का जो पेमेंट है 25 ईयर्स के बाद भी आप अगर 20,000 ही उसका EMI भर रहे हो, लेकिन 25 साल के बाद 20,000 रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है, आज 20,000 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो केस में धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होगी, बाद में आपके लिए वो अमाउंट बहुत कम लगेगी। तो ये एक तरीके का बोरोअर का फायदा है। द इंटरेस्ट पेड इज टैक्स डिडक्टिबल। एक बार आपने लोन दिया तो उसका जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टैक्स डिडक्टिबल है, तो आपको जो आप इनकम टैक्स भरोगे तो वो इनकम के लिए भी आप डिडक्ट कर पाओगे, आप दिखाओगे कि हाँ मैं इतना लोन भर रहे हो, तो इसका इंटरेस्ट आप डिडक्ट करो। ठीक है, तो ये कई तरीके के एडवांटेजेस हैं बोरोअर के लिए भी और लेंडर के लिए भी। हम अभी जब इम्पोर्टेंट है वही देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि एक फिक्स क्वांटम रहता है, रीपेमेंट पीरियड भी फिक्स रहता है, तो दोनों को पता रहता है कि इतना टाइम में इतना फंड्स आएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी रहता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी के हिसाब से ये सब प्रोसेस चलता है। तो ये लेंडर के लिए भी सिक्योरिटी है, सेफ्टी, और बोरोअर के लिए भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स टू लॉन्ग टर्म लोन इज मच लोअर देन इक्विटी कैपिटल। देखिए, जब इक्विटी कैपिटल के थ्रू आप लोन रेज कर रहे हो, उसके अच्छा बेटर है कि लॉन्ग टर्म लोन के लिए करो, क्योंकि उसका रीपेमेंट आप धीरे धीरे करोगे, तो आप एट अ टाइम अभी सब पेमेंट नहीं करोगे, आप धीरे धीरे करोगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेनिफिशियल ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ टर्म लोन फॉर बोरोअर एज वेल एज लेंडर। आगे देखते हैं। एज अगेंस्ट द अबव एडवांटेजेस द बोरोअर ऑल्सो वेज इन द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट आर नॉट इन हिज फेवर। तो और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके डिपेंड पे बोरोअर के भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वी डिस्कस्ड अबाउ मे टर्न आउट टू बी चीपर और लोअर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन और फॉल इन द रूपी। हावेवर इन केस ऑफ लो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड द इट मे वर्क द अदर वे। मतलब क्या है कि आज अगर बोरोअर ने कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया और कल जाके अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, अगर महंगाई बढ़ी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, सेम रहेगा, तो वो केस में क्या होता है कि बोरोअर का फ़ायदा है। लेकिन अगर फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन है वो लो हुआ तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट केस हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस समटाइम्स रियली कम इन अ वे ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मे हिंडर द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है कंपनीज विथ मीडियम टू हेवी बोरोइंग्स आर ऑलवेज रेटेड विथ अ फ्यू नॉचेस बिलो एज कम्पेयर टू द वन हैविंग नो और लो बोरोइंग। मतलब क्या है कि ऐसी कंपनीज जिनका बोरोइंग ज़्यादा है उनका रेटिंग हमेशा थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू द जिनका बोरोइंग कम है। इफ़ वन लेवरेजेस टू मच विथ रिगार्ड टू डेट वर्सेस इक्विटी इट में समटाइम्स प्रूव डिजास्टर्स लीडिंग टू द डेट ट्रैप। अगर ज़्यादा ही कोई पर्सन या कोई कंपनी डेट लेके जा रही तो वो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स थ्रू डिक्लाइनिंग ड्यू टू रीपेमेंट्स इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इन केस ऑफ फॉलिंग बिजनेस वॉल्यूम्स द प्रॉफिट्स हिट द बॉटम लाइन डिसप्रपोर्शनेटली। ठीक है, तो जब रीपेमेंट्स का डिक्लिनेशन होता है तो जो प्रॉफिट्स है वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टर्म लोन्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। अभी आगे देखते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। ओके,
Section 2 subsection 30 of Companies Act 2013 defines debenture, which includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on assets of the company or not. In other words, it is a written document acknowledging debt by a company promising to repay at a certain future date. तो मतलब बेसिकली डिबेंचर्स क्या होते हैं वो समझे स्टूडेंट्स. डिबेंचर्स को डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट के अंडर डिबेंचर को डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट. दूसरी बात, डिबेंचर्स में क्या क्या आता है. डिबेंचर्स में बेसिकली डिबेंचर स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, या ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी एज अ डेट के फॉर्म में दे रही है. ठीक है, मतलब उसे अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट बाय अ कंपनी प्रॉमिसिंग टू रिपे. मतलब डिबेंचर एक ऐसा लोन होता है जिसको आप एक फ्यूचर डेट में प्रॉमिस करते हैं इसको हम रीपे कर देंगे. ठीक है, This another form of long-term borrowing targeted at various individuals or institutions that subscribe to issue or pay to the company. The term of issue like tenure, rate of interest, denomination, minimum subscription, total issue size, etc. are all form part of the issue document. तो जो डिबेंचर का issue document होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं. उसमें जो आप लोन ले रहे हो, जो डिबेंचर ले रहे हो, उसका टीनियर क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका डिनोमिनेशन क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, टोटल इशू, ये सभी चीज़ें आती हैं इशू डॉक्यूमेंट ऑफ डिबेंचर्स में. ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर ऑड वन आउट में इसमें से कौन सी चीज़ें आती है या कौन सी चीज़ें नहीं आती है, तो आप ऐसा टिक कर सकते हो. आगे देखते हैं मेन फीचर्स क्या है डिबेंचर के. एन इंस्ट्रूमेंट. Debenture is an instrument issued by a borrower of a company promising to pay at a fixed future date a certain amount to the holder. मतलब एक बार कोई भी borrower डिबेंचर लेता है, लोन लेता है, उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में वो प्रॉमिस करता है कि मैं ये रिपे करूँगा टू द लेंडर. इसे कहते हैं एन इंस्ट्रूमेंट. एग्रीमेंट और डिड. इफ डिबेंचर्स आर इशूड टू मोर देन 500%, trustees are required to be appointed to look after the interest of the debenture holders. मतलब अगर किसी कंपनी ने या किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मोर देन 500% को डिबेंचर इशू किया, तो उसे उनके इंस्पेक्शन करने के लिए उनका टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, मतलब वो अच्छे से पे कर रहे हैं या नहीं, वो सभी चीज़ों के लिए उसको एक ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मोर देन 500% को डिबेंचर इशू होता है तो ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि क्या लिमिट है, कितने पर्सन्स को, अगर मिनिमम कितने पर्सन्स को अगर डिबेंचर इशू किया तो ट्रस्टी अपॉइंट होता है 500. ओके, रेगुलेशंस. सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 contains provisions relating to the issue of debentures covering the points such as manner, procedure, convertibility, voting rights, redemption, creating reserves, prospectus और inviting और trust. मतलब क्या है कि डिबेंचर्स के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स, जैसे कि मैनर, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, कन्वर्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे, रिडेम्पशन का क्या सीन है वहाँ पे, क्रिएटिंग रिजर्व्स कैसे क्रिएट करेंगे. ठीक है, ट्रस्टी कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सभी चीज़ें कौन से एक्ट में कवर्ड है, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट. फिक्स्ड टीनियर. लोन्स आर रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑन अदर हैंड डिबेंचर्स आर रीपेड ऑन अ फिक्स डेट और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. इसीलिए इसके रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडेम्पशन. देखिए, जो हम लोन्स लेते हैं ना, वो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में हम उसका रीपेमेंट करते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स रहते हैं उसका इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में रीपेमेंट नहीं होता. उसका रीपेमेंट एक फिक्स फ्यूचर डेट पे होता है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म. जब उसका एक जो टर्म है, टीनियर है, वो एक्सपायर होगा, उस दिन पे उसका पेमेंट होगा. उसी चीज़ को कहते हैं रिडेम्पशन, कि उस दिन वो रिडेम होगा. ठीक है. परपेचुअल बॉन्ड्स आर ऑल्सो परमिटेड टू बी इशूज. देखिए, परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब क्या है, जो कि अनंत काल तक चलेंगे. ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इशू होंगे. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फिक्स डेट पे रीपेमेंट होता है. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो प्रीफिक्स इन केस सो कॉल्ड
Zero coupon bonds also a fixed rate of interest payable at the time of redemption is involved as these are issued at discount to their redemption value. मतलब क्या है कि ये जो डिबेंचर्स आप इशू करते हो उस वक्त उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रीफिक्स रहता है, मतलब पहले से ही फिक्स रहता है. कभी कभी ये केस में ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी रहते हैं. हमने अकाउंट्स में देखा था स्टूडेंट, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या रहते हैं, मतलब जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म में देना रहेगा वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है. तो वो ऐड करके आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसमें चार्ज नहीं करोगे, जो भी वैल्यू है उसके बेसिस पे ही आप दे दोगे, ठीक है, जो रीपेमेंट होता है. ऑप्शंस विद द इशूअर. The company issuing debentures can incorporate an option like call option where it can repay the principal before due date at a fixed price. This is called as call option. मतलब क्या है, जिस कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया है वो एक कॉल ऑप्शन जैसा कॉल करेगी. मतलब क्या करेगी, वो ड्यू डेट के पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देगी, ठीक है, जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं. तो इसी को कहते हैं ऑप्शंस विद द इशूअर, इसी को कहते हैं कॉल ऑप्शन. तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय कॉल ऑप्शन या कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये ऑप्शंस विद इशूअर को भी क्या और क्या नाम है, तो उसका आंसर है कॉल ऑप्शन. मतलब क्या है कि जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करते हैं वो कॉल ऑप्शन के चीज़ को यूज़ करके जो प्रिंसिपल है वो फिक्स डेट के, जो आपका डेट फिक्स किया जिस टाइम पे आप रिडीम करोगे, आप रीपेमेंट करोगे, उसके पहले ही वो रीपे कर देगा, ठीक है. नेक्स्ट है ऑप्शन विद द इन्वेस्टर. द कंपनी इशूइंग डिबेंचर कैन इनकॉर्पोरेट एन ऑप्शन लाइक पुट ऑप्शन वेयर द इन्वेस्टर हैज ऑप्शन टू डिमांड रिडेम्पशन बिफोर ड्यू डेट एट अ फिक्स प्राइस. दिस इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन. ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि पुट ऑप्शन क्या होता है. इसी को ऑप्शन विद इन्वेस्टर भी कहा जाता है. मतलब जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है और उन्होंने जिन लोगों को, जिन इन्वेस्टर्स को वो इशू किया है उनसे वो डिमांड करेगा कि आप जो ड्यू डेट है, जिस डेट पे ये आपको फाइनल पेमेंट करना है, उससे पहले ये रिडीम कर दो, उससे पहले पेमेंट कर दो. तो इसी को कहते हैं पुट ऑप्शन. ओके, अगर इश्यूअर या जो डिबेंचर इशूइंग कंपनी उसका पेमेंट करती है तो वो होता है कॉल ऑप्शन, और इन्वेस्टर करता है तो पुट ऑप्शन, ठीक है. नो वोटिंग राइट्स. सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स गिविंग एनी वोटिंग राइट्स टू द डिबेंचर होल्डर. तो डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते. ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, अगेन इंपॉर्टेंट, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. स्टेक इन द कंपनी. इन केस ऑफ कन्वर्टिबल wholly or partial debentures which are permitted to be issued, debenture holder gets an equity stake in the company after conversion in the equity followed by voting rights. तो अगर जो डिबेंचर्स लिए हैं उनको अगर टोटली या पार्टली उनको कन्वर्ट करते हैं हम इक्विटी में, तो वो केस में वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और उनके पास कुछ इक्विटी वाले वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, ठीक है. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. इसके पहले ये पैराग्राफ में जो मेन फीचर्स ऑफ डिबेंचर हमने देखा, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे स्टूडेंट जो हमने रेड मार्क स्टार मार्क किए हैं. तो मेरी आपके से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जब आप रिवीजन करोगे, अगर आपको पूरा टाइम नहीं भी मिलता है रिवाइज करने का, तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए हैं ये चीज़ें अपने नज़र के नीचे से डाल के जाइए, इसको रिवाइज करके जाइए, क्योंकि इससे वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है. क्योंकि हम फैक्चुअल डेटा उठा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, लेकिन जो फैक्चुअल डेटा है वो लर्न करने में टाइम लगता है. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप रिवीजन कर रहे हो बुक से, तब आप उसमें ये हाईलाइट करो कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पहले आप रिवाइज करके जाओ. आगे देखते हैं डिबेंचर के टाइप्स क्या रहते हैं. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. देखिए, अलग अलग टाइप के बेसिस पे डिबेंचर्स इशू होते हैं. कभी टीनियर के बेसिस पे होते हैं, सिक्योरिटी के बेसिस पे होते हैं, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, निगोशिएटिव बेसिस पे देखते हैं. बेस्ड ऑन टीनियर देयर आर डिबेंचर्स स्पेसिफाइंग रिडेम्पशन विद कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और विद द फिक्स टीनियर विद दिस काइंड. तो बेसिकली अभी हमने देखा ऊपर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, या मैच्योरिटी से पहले अगर उसका पेमेंट होता है, ठीक है. अगर इशूअर से होता है तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन मतलब इन्वेस्टर से होता है, ठीक है. परपेचुअल बॉन्ड्स विद कॉल ऑप्शन आर ऑल्सो परमिटेड टू बी इशूड. मतलब परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो कि अनंत काल तक चलेंगे. तो ऐसे बॉन्ड्स जिनके साथ कॉल ऑप्शन इशू
कॉल ऑप्शन अलाउड है, ऐसे बॉन्ड्स भी परमिट किए जाते हैं इशू करने के लिए, ठीक है। तो ये है पहला टाइप कि टीनियर के बेसिस पे डिबेंचर को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। मेनी टाइम्स टू ऑफर इंटरेस्ट रेट and a sense of security to investors, secured debentures are issued providing first or second charge over a fixed asset of a company, appointing trustees if a number of holders exceed 500। मतलब क्या है, कभी कभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी, उनको एक तरीके का सिक्योरिटी देने के लिए और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे का ऑप्शन देने के लिए उनको फर्स्ट या सेकेंड चार्ज, कुछ फिक्स कंपनी के फिक्स असेट्स पे फर्स्ट या सेकेंड चार्ज दिया जाता है, उनका कुछ पर्टिकुलर टाइप का वहाँ पे हक बना दिया जाता है, चार्ज बना दिया जाता है कि एक उनको एक तरीके की सिक्योरिटी लगे। और अगर इस प्रोसेस में 500 से ज़्यादा लोग होल्डर ऐसे चार्ज में जिनका चार्ज है फिक्स असेट पे ऐसे इन्वॉल्व है, तो वो केस में फिर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी टू प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव टू द इन्वेस्टर्स, कंपनीज इशू पार्टली और फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सो दैट at a future date upon conversion debenture holders can be growth participants and have a voting rights, ठीक है। तो कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे भी डिबेंचर्स को इशू किया जाता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि डिबेंचर्स को किसी और टाइप में कन्वर्ट करे तो उनके वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेगोशिएबिलिटी। डिबेंचर्स इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड मोस्टली ट्रांसफरेबल बाय वे ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र फॉर्म, ठीक है। तो डिबेंचर्स को रजिस्टर ट्रांसफ़र फॉर्म्स के वे से हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके का नेगोशिएबल टाइप ऑफ डिबेंचर है। हाउएवर इन केस ऑफ बेरर डिबेंचर द ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय मियर डिलीवरी, ठीक है। अगर बेरर डिबेंचर इशू होता है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र सिर्फ डिलीवरी, एक जन या दूसरे जन को दे दिया तो बस वो ट्रांसफ़र हो गया। सच डिबेंचर्स आर रेयर ड्यू टू द कंसर्न सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड बेनामी ट्रांजैक्शन, लेकिन ये बहुत रेयर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। एग्जाम में आपको ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लासीफाइंग डिबेंचर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टीनियर है, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी है, बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी है और बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 5th ऑप्शन रहेगा मे बी ऑड वन आउट, ठीक है। अभी जल्दी से देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स नोन एज अ and fixed future interest liability, also known date for redemption liability, facilitating planning of fund management, no dilution of owners equity and management powers, flexibility to provide negotiated cost of servicing। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फीचर्स है डिबेंचर्स के जो एक तरीके के एडवांटेज देते हैं। देखिए क्या है, डिबेंचर्स इशू करने के लिए कुछ रेजिंग फंड ज़्यादा नहीं लगते, कम लगते हैं। एक फिक्स फ्यूचर इंटरेस्ट लाइबिलिटी रहती है कि इस दिन पे आपको इतना इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ पे करना है। रिडेम्पशन लायबिलिटी रहती है, ठीक है, अगर चाहिए तो आप उसको पहले भी रिडीम कर सकते हो। नो डाइल्यूशन पावर ऑफ ओनर्स इक्विटी, इस केस में ओनर की इक्विटी डाइल्यूशन पावर नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट पावर्स भी इन्वॉल्व नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड नेगोशिएटेड कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग भी बहुत कम है। तो ये एक तरीके के फायदे ही है। डिसएडवांटेज देखिए क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस दैट वंस इशूड नो नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स इज पॉसिबल। देखिए एक बार डिबेंचर इशू किया और आपने सपोज उसमें ये किया कि मैं ये 12 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ या 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ, तो उसके बाद जो टर्म का नेगोशिएशन नहीं होगा, ठीक है। आप उसको पहले रीपे कर सकते हो लेकिन टर्म बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। देखिए, इफ़ वी समराइज द लॉन्ग टर्म फंडिंग वी फाइंड दैट as we move from equity to debenture we find reduction in cost of raising funds। जैसे जैसे हम इक्विटी से डिबेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं हमें पता चल रहा है कि रेजिंग के फंड्स की कॉस्ट बहुत कम होती जा रही है। कंट्रोल डाइल्यूशन इज द ओनली केस इन द केस ऑफ इक्विटी इशू एक्सेप्ट व्हेन द लोन और डिबेंचर आर कन्वर्टेड, ठीक है। तो जो डाइल्यूशन कंट्रोल है, जो कंट्रोल का डाइल्यूशन हो रहा है वो धीरे धीरे इक्विटी से हम डिबेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं वो तब हो रहा है, ठीक है। देन इशूअर इनकर्स lowest risk while issuing equity which is increases as it moves from other long term sources of financing with regard to the management freedom equity is the least preferable। देखिए जो इक्विटी लीस्ट प्रेफरेबल क्यों है मैनेजमेंट के केस में, क्योंकि उनको हर एक चीज़ में वोटिंग राइट्स है। तो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में वो मैनेजमेंट के फेवर में या मैनेजमेंट जो चाहता है कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के प्रोग्रेस के लिए वही वो डिसीजन दे, शायद वो कुछ अलग भी वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं है ज़्यादा, लो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था डिबेंचर्स। अभी देखते हैं अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स।
देखिए इंडिया में जितने भी लेंडर बोरोअर्स है ये सभी इंडस्ट्री को कंट्रोल कौन करता है, अपना रेगुलेटर जो कि है RBI। द एंटायर बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन रेगुलेटेड बाय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 चेंज टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फ्रॉम 1 मार्च 1966, ये हमने पहले देखा था, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में ये सब बैंकिंग का कौन कंट्रोल करता है, जो लैंडिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, ये सब चीज़ें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। अ बिजनेसमैन हैज़ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल today who looks for finances. However, since these are not within the banking or NBFC sector, they do not or cannot replicate activities carried out by banks and NBFC। देखिए आजकल बिजनेसमैन के तरफ बहुत सारे अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल है जिनसे वो फाइनेंस खड़ा कर सकता है, लेकिन जो अलग अलग वेज है वो बैंकिंग या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंडर नहीं आता, तो वो फिर लायबल भी जो रेगुलेशन है उसके अंडर लायबल नहीं हो जाता। दीज कैटर टू द फंड रिक्वायरमेंट विच आर टेलर्ड मेड फॉर SME, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को अगर कुछ फंड चाहिए रहता है, स्टार्टअप रियलिटी सेक्टर्स को अगर कुछ फंड चाहिए रहता है तो ऐसे छोटे मोटे फंड्स वो अरेंज करते हैं। सम ऑफ दीज आर क्राउड फंडिंग, peer to peer lending, अल्टरनेट फाइनेंस फंड, म्यूचुअल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये सारे अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज है स्टूडेंट्स। अगर पूछा जाए एग्जाम में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार ध्यान में रखिए अगर पूछा जाए तो कि कौन से अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज है अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंस NBFC सेक्टर्स को छोड़ के, तो क्राउड फंडिंग से पैसे खड़े कर सकते हैं, peer to peer लेंडिंग से ले सकते हैं, अल्टरनेटिव फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब कोई भी अगर नया स्टार्टअप है और उनमें कोई भी बड़े इन्वेस्टर ने सडनली एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो वो एक तरीके का रिस्क ले रहा है एक नए स्टार्टअप में अपने पैसे डालने के लिए, लेकिन फिर जो नया स्टार्टअप है जिस पे ट्रस्ट करके उसने इतना पैसा डाला है उसके लिए वो एक तरीके का एंजल इन्वेस्टर बन जाएगा, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड, बूटस्ट्रैपिंग, ये सभी तरीके के अलग अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज हैं। अभी देखते हैं प्राइवेट इक्विटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट इक्विटी। Private equity industry has emerged as a potential source of capital for the corporate sector today. Lerner 1999 has broadly defined private equity organization as a partnership specializing in venture capital, leverage buyouts, mezzanine investments, build-ups, distressed debt and other related investment। देखिए बेसिकली प्राइवेट इक्विटी को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, लर्नर ने 1999 में, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्टनरशिप, उसने प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा डिफाइन किया था कि एक तरीके की पार्टनरशिप है जो कि स्पेशलाइज्ड है वेंचर कैपिटल में, लेआउट बायआउट, लीवरेज्ड बायआउट्स में, मेजानिन इन्वेस्टमेंट्स में, बिल्टअप्स में, स्ट्रेस डेट में और अदर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। यूरोपियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन डिफाइंस प्राइवेट इक्विटी एज अ प्रोविजन ऑफ इक्विटी कैपिटल by financial investor over a medium or long term to non-quoted companies with high growth potential. It is also called as patient capital। देखिए पहले डिफाइन किसने किया था, लर्नर ने। सेकेंड टाइम डिफाइन किसने किया था, यूरोपियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ने। तो वो भी देखना ज़रूरी है कि उसने बोला था प्राइवेट इक्विटी एक ऐसी इक्विटी की प्रोविजन है जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अपना पैसा, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मीडियम टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, टू नॉन कोटेड कंपनीज विद अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ऐसी कंपनी जो कोटेड नहीं है लेकिन उनकी पोटेंशियल की ग्रोथ बहुत हाई है, तो इसी को कहते हैं पेशेंट कैपिटल भी। क्यों पेशेंट कैपिटल कहते हैं, एज इट सीक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रादर देन शॉर्ट टर्म रेगुलर रिम्बर्समेंट्स। मतलब जो पर्सन, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी जो कि नॉन कोटेड है बट हाई ग्रोथ पोटेंशियल वो रखती है, तो वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको शॉर्ट टर्म में कुछ तो रिइंबर्समेंट नहीं मिलेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके अगर उनका ग्रोथ पोटेंशियल है तो उनका पैसा बढ़ेगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो इसी को एक तरीके का इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, किसे, फाइनेंशियल इन्वेस्टर को, इसीलिए इसे पेशेंट कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पेशेंट कैपिटल, इट इज़ यूज्ड इन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, इट इज़ यूज्ड इन प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि नॉन कोटेड कंपनीज में जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अपनी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं। ये डेफिनेशन किसने दिया था, यूरोपियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि यूरोपियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ने ये डिसीजन दिया था, ठीक है। Pratt in 1981 has tried to categorize types of private equity activities in terms of stages of corporate development where PE financing is called for, ठीक है। PE मतलब प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग इज कॉल्ड फॉर। तो बेसिकली 1981 में प्रैट नाम के एक साइंटिस्ट ने
ये प्राइवेट इक्विटी के टर्म को कैटेगराइज करने की कोशिश की अलग अलग स्टेजेस में। जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस में जब वो बिजनेस डेवलप हो रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेज टू कंप्लीशन या टिल द रनिंग स्टेज, जब वो बिजनेस डेवलप हो रहा है तो अलग अलग स्टेजेस में जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे उसने प्राइवेट इक्विटी को कैटेगराइज किया। किसने किया? प्रैट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ड ऑन कैटेगरीज प्राइवेट इक्विटीज़ को, टाइप्स ऑफ कैटेगरी प्राइवेट इक्विटीज़ को किसने कैटेगराइज किया? प्रैट ने। कब? 1981 में, ठीक है। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी के कैटेगरी स्टूडेंट्स बहुत आसान है, लेकिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे क्या है। पहला है सीड फाइनेंसिंग। नाम से ही पता चलता है, सीड मतलब एकदम स्टार्टिंग से, जब बिजनेस चालू भी नहीं हुआ है, एकदम स्टार्टिंग से डेवलपमेंट की जब ग्रो कर रहे हैं तभी उसी के टाइम पे जो लगता है स्टार्टिंग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसी को कहते हैं सीड फाइनेंसिंग। प्रोवाइडिंग स्मॉल सम्स ऑफ कैपिटल नेसेसरी टू डेवलप अ बिजनेस आइडिया। मतलब एक बिजनेस आइडिया सिर्फ आया, अभी तो उसको रियलिटी में प्रोसेस करना है, उसको असलियत में उतारना है, तो उसी के लिए जो फंड लगता है सीड फाइनेंसिंग बोलते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा है स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टार्टअप फाइनेंसिंग क्या है? प्रोवाइड्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटी। तो अगर जब बिजनेस चालू किया, ठीक है, तो चालू करने के बाद प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए भी तो पैसा लगेगा, फिर उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तभी तो बिजनेस ग्रो होगा। विदाउट मार्केटिंग कैसे ग्रो होगा? तो ये सब चीज़ें करने के लिए क्या रहता है? बेसिकली जो फंड लगता है। जब एक बार बिजनेस स्टार्ट, मतलब उसको सेटअप तो किया, लेकिन स्टार्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो उसी को कहते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जिसमें क्या आता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज़। देन तीसरा टाइप है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या आता है? फाइनेंसिंग द कमर्शियलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज और प्रोडक्शन उसका स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तब जब जो फंडिंग यूज़ होता है उसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज वाला। देन है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल फंडिंग एंड रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग फॉर यंग फर्म्स ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। तो जो यंग फर्म्स है, जो कि नए नए फर्म्स है, उनको एक बार उन्होंने स्टार्ट तो किया, तो अभी ग्रोथ करने के लिए उनको जब वो फंडिंग चाहिए, उसे कहते हैं सेकेंड स्टेज प्राइवेट इक्विटी। थर्ड स्टेज किसे कहते हैं? फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ कंपनीज, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ कंपनीज मतलब ऑलरेडी ग्रोइंग है कंपनी और उसको और एक्सपांड करना है, तो वो केस में जो उसको फंडिंग मिलती है उसको कहते हैं थर्ड स्टेज प्राइवेट इक्विटी फंडिंग। देन नेक्स्ट है ब्रिज फाइनेंसिंग। लास्ट फाइनेंसिंग राउंड प्रायर टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ अ कंपनी। देखिए, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो अपने आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मार्केट में वो अपना इतना इतना शेयर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ओपन करती है कि हम इतना इतना शेयर अलाउ करें, इतने % ऑफ कंपनी का आईपीओ रिलीज करें तो लोग उसमें इन्वेस्ट करके अपने शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है लास्ट वाला, इसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। इंपॉर्टेंट है सीड फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और ब्रिज फाइनेंसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है पाइप डील्स। ये भी एक तरीके का टाइप है, कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी। पाइप डील्स में क्या आता है? अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी often called as pipe deal involves selling of publicly traded common shares or some of the preferred stocks or convertible security to private investors। मतलब क्या है? जो पब्लिक इक्विटी है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जाना, इसी को कहते हैं पाइप डील। मतलब क्या है? कुछ पब्लिक, मतलब जो गवर्नमेंट के शेयर्स है, कुछ पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स है, उनको प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उनको ओपन कराया जाना, उसी को कहते हैं पाइप डील्स। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है लीवरेज बाय आउट, LBO। इसका एक्रोनिम भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LBO? लीवरेज बाय आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट एंटेल्स द परचेस ऑफ अ कंपनी बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, स्पेशली बाय आउट स्पेशलिस्ट, लार्जली फाइनेंस्ड बाय डेट। मतलब क्या है? इट एंटेल्स द परचेस ऑफ अ कंपनी बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। एक कंपनी को कुछ छोटे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने अगर खरीद लिया, जो कि बाय आउट के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लार्जली फाइनेंस बाय डेट, ठीक है, जो कि स्पेशलिस्ट है, लेकिन स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ने जब उसको खरीद लिया तो उसको कहते हैं लेवरेज बाय आउट। कि वो पर्टिकुलर वो बाय आउट के लिए जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उन्होंने ही वो लेवरेज ले लिया, ऐसा आप ध्यान रखिए। तो इसी को कहते हैं लेवरेज बाय आउट। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय आउट, MBO। It is a subset of LBO whereby incumbent management is included in the buying group and key executives perform an important role in LBO transactions। मतलब क्या है? अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है
बाइंग ग्रुप में, तो उसी को क्या है मैनेजमेंट बायआउट, ठीक है। अगर कुछ स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व है, स्पेशलिस्ट बायआउट के लोग इन्वॉल्व है, ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, तो उसको क्या है लेवरेज बायआउट। मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैनेजमेंट बायआउट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जिनके बेसिस पे आप प्राइवेट इक्विटी के टाइप्स कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये टर्म हमने बहुत बार पढ़ा है इसके पहले, चाहे वो JIB का सब्जेक्ट हो, चाहे आप नॉर्मली डील भी करते हो, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज गवर्न बाय FDI पॉलिसी अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोविजंस ऑफ द FEMA एक्ट 1999, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कौन गवर्न करता है? FEMA एक्ट गवर्न करता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड अंडर 2 रूट्स, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। तो FDI 2 रूट्स के अंडर हो सकता है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अभी देखते हैं ये क्या है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर क्या होता है? अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉरेन इन्वेस्टर और इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर द इन्वेस्टमेंट। अंडर गवर्नमेंट रूट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज रिक्वायर्ड। देखिए ऑटोमेटिक रूट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर या इंडियन इन्वेस्टर्स है उनको परमिशन की जरूरत नहीं लगती, ना कि RBI की ना कि गवर्नमेंट की। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रूट के साइड तरफ से आप FDI कर रहे हो तो उसके लिए आपको किस किस का परमिशन लगेगा? प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, इन सब का अप्रूवल लगेगा। इंडियन कंपनीज कैन फ्रीली इशू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स सब्जेक्ट टू द वैल्यूएशन नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर FEMA रेगुलेशन, ठीक है। तो ये FEMA रेगुलेशंस के अंडर इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, डिबेंचर्स ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं। इशू ऑफ अदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सच एज नॉन कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल और पार्शली कन्वर्टिबल आर कंसिडर्ड एज डेट, ठीक है। तो एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि नॉन कन्वर्टिबल के अंडर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल के अंडर या पार्शली कन्वर्टिबल के अंडर आते हैं और उनको एज अ डेट कंसिडर किया जाता है। As guidelines applicable for external commercial borrowing, namely eligible borrowers, recognized lenders, amount and maturity, and use of stipulation, etc. will apply to such issues. A foreign investor can invest in Indian company, which is a small scale industrial unit, provided it is not engaged in any activity prohibited under FDI policy. देखिए ऐसा कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जिसके अंडर कुछ भी प्रोहिबिटेड FDI पॉलिसी के अंडर अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कुछ भी बैंड या FDI पॉलिसी के अंडर जो कि प्रोहिबिटेड है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन कंपनी में, ठीक है। सच इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 24% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनी और SSI यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लिमिट है फॉरेन इन्वेस्टर का FDI के लिए फॉर इन इंडिया, इंडियन कंपनी और SSI यूनिट 24% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि क्या लिमिट है। 24% ऑफ पेड अप कैपिटल तक ही कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें किस में अवेलेबल है? मैनुअल ऑन इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो यूनिट 7 है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज ABFM मॉड्यूल B का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जल्दी से जो चेक इन प्रोग्रेस के MCQs है वो देखते हैं। बाकी लेटेस्ट सम अप पे वही थियरी है, सब समरी फॉर्म में आप पढ़ सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन है इक्विटी शेयर्स हैव एन, हमने पहले ही देखा था इक्विटी शेयर्स को क्या है, अनलिमिटेड लाइफ है, आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं और डिविडेंड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका, ए है इसका आंसर। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, एक्सटर्नल सोर्सेस कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीज़ नहीं आती? डिबेंचर्स है, रिटेन अर्निंग्स नहीं है, रिटेन अर्निंग्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट भी है, लीजिंग भी है। देखिए रिटेन अर्निंग क्या होता है, हमने पार्ट 1 में देखा था, जब जो इंटरनल एक्रूअल वाला पार्ट था ना उसमें हमने देखा था कंपनी टैक्सेस भरने के बाद जितना भी बचता है अपने पास प्रॉफिट वो सभी तो बांट नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स में, ठीक है, चाहे इक्विटी वाले हो, चाहे डिबेंचर्स वाले हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर वाले हो, वो कुछ हिस्सा अपने पास रखती है कि इमरजेंसी के टाइम पर अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो उसको ऐसा रिजर्व के फॉर्म में यूज़ कर सकती है, उसी को कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो इसीलिए एक तरीके का एक्सटर्नल सोर्स नहीं इंटरनल सोर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, यस, प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड है। और डिबेंचर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो अप टू 1 ईयर रहेगा तो इट इज़ शॉर्ट टर्म, 1 to 5 ईयर्स रहेगा तो मीडियम टर्म, और
5 to 10 ईयर्स तक रहेगा तो लॉन्ग टर्म डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। परपेचुअल डेब्ट कैपिटल रिफर्स टू फंड्स रेज बाय बोरोअर दैट नीड नॉट टू बी रीपेड। देखिए परपेचुअल डेब्ट मतलब मैंने क्या बोला, अनंत काल तक, ऐसा डेब्ट जो कि एंड तक चलेगा, जिसमें आपको रीपेमेंट की जरूरत नहीं है, आप बस लाइफ टाइम तक एक पर्टिकुलर अमाउंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भरते रहोगे, ठीक है, उसी को कहते हैं परपेचुअल डेब्ट। तो ये क्या है, इट इज रेज बाय फंड्स रेज बाय बोरिंग दैट डीड नॉट टू बी रीपेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहाँ पे लेक्चर हम एंड करते हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 7 है मॉड्यूल बी का ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही जल्दी मैं चैप्टर 8 आपके लिए लेके आऊँगी, तो बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सभी को हेल्प हो एग्ज़ाम क्लियर होने में। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जितना आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो इतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एग्ज़ाम क्लियर होने में भी मदद होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।